Hello friends, welcome to the class of costing for CMA Inter. How are you? आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कॉस्टिंग बहुत रेलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे कोर्स कंटेंट का। लेकिन कॉस्टिंग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जो बेसिक चैप्टर है वो है कॉस्ट शीट, वो हमें स्टार्ट करना है। तो कॉस्ट शीट स्टार्ट करने के लिए पहले हम बात करते हैं वन बाय वन डिफरेंट कंसेप्ट की। कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है? कॉस्टिंग के अंदर हम कॉस्ट का डिटर्मिनेशन करते हैं। कॉस्टिंग के अंदर हम कॉस्ट का डिटर्मिनेशन करते हैं। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉस्टिंग के अंदर हम कॉस्ट की कंप्यूटेशन करते हैं। कॉस्ट की कंप्यूटेशन करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कॉस्ट की कंप्यूटेशन अगर एक्यूरेटली किसी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कॉस्ट की कंप्यूटेशन अगर एक्यूरेटली नहीं की गई तो कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में इस्टैब्लिश ही नहीं कर पाएगी। तो कॉस्टिंग के अंदर हम कॉस्ट की कंप्यूटेशन करते हैं। कॉस्ट की कंप्यूटेशन करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कॉस्ट की कंप्यूटेशन अगर एक्यूरेटली नहीं की गई तो कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में इस्टैब्लिश कर ही नहीं पाएगी। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, उसके अंदर हम क्या करते हैं? बेसिकली कॉस्ट की कंप्यूटेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने अभी बात की कि कॉस्ट की कंप्यूटेशन करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसमें हम रिलेवेंसी की बात अगर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी है एक्स लिमिटेड, हम एक पेन मैन्युफैक्चर करते हैं। पेन की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आती है 6 रुपीज। हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके 1 रुपी उस प्रोडक्ट को मार्केट में हम सेल करने के लिए तैयार हैं 7 रुपीज में। वाई लिमिटेड सिमिलर टाइप की कंपनी है, सेम टाइप का पेन, सिमिलर फीचर मैन्युफैक्चर करती है। वो ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल कर रही है 6 रुपीज में। वाई लिमिटेड सिमिलर टाइप का पेन बना रही है, सिमिलर फीचर, सब कुछ सेम है, वो ये प्रोडक्ट मार्केट में 6 रुपीज में सेल कर रही है। तो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट किससे लेना प्रेफर करेगा? ऑब्वियसली वाई लिमिटेड से, क्योंकि वाई लिमिटेड की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफी कम है। मतलब सेलिंग प्राइस, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आई होगी तभी इसका सेलिंग प्राइस कम है। तो कहने का मतलब क्या है? हमारी कंपनी जो एक्स लिमिटेड है वो मार्केट में स्टैंड ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम वही प्रोडक्ट जो है वो सिमिलर फीचर 7 रुपीज में बेच रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? हमारी कंपनी का जो कॉस्ट की कंप्यूटेशन करने का जो तरीका होता है, कॉस्ट की कंप्यूटेशन करने का जो मेथड हो सकता है, वो मेथड हमने गलत अडॉप्ट किया हो सकता है हम रॉ मटेरियल ज्यादा प्राइस पे परचेज कर रही हूं, कंपैरेटिवली लेबर को इन कंपैरिजन टू वाई लिमिटेड हम ज्यादा अमाउंट दे रहे हो, और हमारे अदर एक्सपेंसेस जिसको हम कॉस्टिंग में ओवरहेड्स कहते हैं वो भी हमारे ज्यादा आ रहे हो, जिसकी वजह से हमारी एक्स लिमिटेड की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा आ रही है और हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में स्टैब्लिश हो ही नहीं पाएगा। तो किसी भी टाइप की यूनिट होती है, हो सकती है, उसमें जो कॉस्ट की कंप्यूटेशन का जो तरीका है, जो कॉस्ट की कंप्यूटेशन है वो एक्यूरेटली होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में स्टैंड कर ही नहीं पाएगा। तो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, लाइक मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एग्जांपल लिया। एक बस है, बस अपने पैसेंजर से पर पैसेंजर पर किलोमीटर कितना अमाउंट चार्ज कर रही है, उसकी कॉस्ट की कंप्यूटेशन करने का तरीका अलग हो सकता है, मेथड अलग हो सकता है। एक हॉस्पिटल है, वो अपने पेशेंट से पर पेशेंट, पर बेड, पर डे कितना अमाउंट चार्ज कर रहा है, उसकी कॉस्ट की कंप्यूटेशन करने का मेथड अलग हो सकता है। लेकिन एज ए होल कॉस्टिंग का एम क्या होता है? कॉस्ट को क्या करना? मिनिमाइज करना, कॉस्ट को कम से कम करना। तो जितनी कॉस्ट हम मिनिमाइज करेंगे
उतना ही हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एनहांस होता जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज के अंदर हम बात जो करते हैं वो क्या बात करते हैं बेसिकली कि किस तरीके से कॉस्ट को कम से कम किया जा सकता है, कि कॉस्ट को रिड्यूस करने का जो तरीका है या कॉस्ट को मिनिमाइज करने का जो तरीका है वो किस तरीके से कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाएगा, जिसकी वजह से फर्दर हम प्रॉफिट को जो है वो एनहांस कर सकते हैं। तो इसी के कंटेस्ट में कॉस्टिंग में हम ये सारी बात करते हैं। कॉस्टिंग का जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है वो है कॉस्ट शीट। सबसे बेसिक चैप्टर जो है वो कॉस्टिंग का वो है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बेसिकली जो भी हमने जैसे बात कर रहे हैं, अभी मैंने बात की कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 6 रुपीज आ रही है या 7 रुपीज आ रही है, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो कॉस्ट शीट बनाने के लिए कॉस्ट शीट हम एक पर्टिकुलर पीरियड की बनाते हैं। द पीरियड में बी मंथ, पीरियड क्वार्टर भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, हाफ ईयर भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल कितनी बड़ी है। लाइक मैं एक पेन बना रहा हूं, हो सकता है एक दिन के अंदर मैं 10,000 पेन का प्रोडक्शन कर रहा हूं। मुझे मेरी जो कंपनी है वो कार मैन्युफैक्चर करती है, एक कार को बनाने में हो सकता है 2 से 3 महीने लग जाएं। मेरी कंपनी जो है वो बस या ट्रक जो है वो बनाती है, तो एक बस या ट्रक को बनाने में हो सकता है 5 से 6 महीने लग जाए। तो करना कुछ नहीं है, पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन है ये, किस पीरियड की हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं वो पीरियड आपने मेंशन करना है। लाइक मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूं 1 जुलाई टू 31 जुलाई 2020 की मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूं। तो इस पीरियड में जितने भी हमने यूनिट्स प्रोड्यूस की वो यूनिट्स मेंशन करेंगे हम। इस पीरियड में हमने जितने भी यूनिट सेल की वो यूनिट्स हम मेंशन करेंगे। तो कॉस्ट शीट हम एक पर्टिकुलर पीरियड की बनाते हैं। एक पर्टिकुलर पीरियड जो है वो मंथ भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, और उस पर्टिकुलर पीरियड में हमने जितनी यूनिट प्रोड्यूस की और जितनी यूनिट सेल की है वो हम मेंशन करेंगे। इसके बाद कॉस्ट शीट का फॉर्मेट यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में ऐड करते हैं हम डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के बाद इसमें हम ऐड करते हैं डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस। तीनों को ऐड करके जो आता है वो आती है प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस, तीनों को हम ऐड करते हैं, आती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स मींस फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस। कॉस्टिंग में हम ओवरहेड्स को, कॉस्टिंग में हम एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स कहते हैं। कॉस्टिंग में हम एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स कहते हैं। तो प्राइम कॉस्ट मींस बेसिक कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। जो आएगा उसको हम कहेंगे ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ग्रॉस मतलब टोटल, वर्क्स मतलब फैक्ट्री। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट मींस टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में हम ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। लेस करेंगे ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। जो आएगा उसको हम कहेंगे नेट वर्क्स कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में हम ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। जो बचेगा उसको हम कहेंगे नेट वर्क्स कॉस्ट। नेट वर्क्स कॉस्ट में हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मींस ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस हम ऐड करेंगे। तो आएगा हमारे पास क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेटवर्क्स कॉस्ट में हम ऐड करेंगे ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहते हैं, आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या होते हैं? जो गुड्स रेडी टू सेल हैं। लेस करेंगे इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स।
जो बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड करेंगे इसमें से हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐड करेंगे इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जो बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहां तक हम बेसिकली कॉस्ट शीट जो है वो, कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है वो यहां तक है। सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस तीनों को ऐड करते हैं। आती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। जो बचता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ग्रॉस मतलब टोटल, वर्क्स मतलब फैक्ट्री, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करेंगे इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, अभी ईच एंड एवरी टर्म का जो मीनिंग है वो डिटेल एनालिसिस करेंगे अभी उसका हम। तो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में हम ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। जो बचेगा उसको हम कहेंगे नेट वर्क्स कॉस्ट। नेट मींस बैलेंस, वर्क्स मींस फैक्ट्री, बैलेंस फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, मतलब ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस। जो बचेगा उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जो बचेगा उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मतलब सेल रिलेटेड एक्सपेंसेस। फाइनली जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इस तरीके से हम कॉस्ट शीट जो है वो बनाते हैं। और कॉस्ट शीट बनाने के लिए ये जो बेसिक जो टर्म्स हैं ये सारी यूज होती हैं। अब इन टर्म का मीनिंग क्या है, किस तरीके से को यूज किया जाता है, तो वन बाय वन चलते हैं। तो कॉस्ट शीट में जो पहली टर्म यूज हुई है वो है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल मींस, डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है विच इंक्रीजेस द आउटपुट, which increases the output in terms of units। जिसको डालने से आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यूनिट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको डालने से आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यूनिट इंक्रीज हो जाती है, आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यूनिट बढ़ जाती है। तो डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको डालने से आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यूनिट इंक्रीज हो जाती है। इसी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें इनडायरेक्ट मटेरियल का मीनिंग पता होना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल एग्जैक्टली क्या होता है, लाइक हम बार बार बात कर रहे हैं, पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब पेन का हम आउटर पार्ट परचेज करते हैं, पेन का हम आउटर पार्ट परचेज करते हैं। पेन का जो आउटर पार्ट है वो हम परचेज करते हैं। एक आउटर अगर हम डालते हैं तो एक पेन प्रोड्यूस होगा। दो आउटर डालते हैं, आउटर मींस पेन का जो भी बॉडी होती है वो हम डालेंगे, तो एक आउटर डालने से एक पेन प्रोड्यूस होगा, दो आउटर डालने से दो पेन प्रोड्यूस होंगे, 1000 आउटर डालने से 1000 पेन प्रोड्यूस होंगे। तो जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ाते जा रहे हैं, इनपुट क्या है हमारी आउटर, वैसे वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट हमारी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको डालने से आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यूनिट इंक्रीज हो जाती है, जिसको देखा जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया कि हमें पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको डालने से आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टिल ये मटेरियल तो है, लेकिन उसको डालने से आउटपुट के नंबर्स में, आउटपुट के नंबर्स में कुछ भी इंक्रीज नहीं होता। तो इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जिसको डालने से आउटपुट इंक्रीज नहीं होती, जिसको डालने से आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, पेन पे हमें फिनिशिंग करानी होती है, हमारे पास फिनिशिंग का इक्विपमेंट नहीं है। एक आउटसाइड कंपनी है, एक आउटसाइड कंपनी है XYZ लिमिटेड, वो ₹1 पर पेन चार्ज करती है फिनिशिंग का। तो फिनिशिंग एक ऐसा एक्सपेंस है, अगर हमने प्रोडक्ट पे फिनिशिंग नहीं की
तो प्रोडक्ट हमारा मार्केट में सेल हो ही नहीं पाएगा, या अगर सेल हो भी जाता है तो वो उतना अमाउंट फेच नहीं कर पाएगा, उतना अमाउंट रिलाइज नहीं कर पाएगा जितना वो कर सकता था अगर हमने उस पर क्या कराई होती, फिनिशिंग कराई होती। तो फिनिशिंग कराने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। एक आउटसाइड कंपनी जो है वो XYZ लिमिटेड ₹1 पेन चार्ज करती है फिनिशिंग का। फिनिशिंग एक ऐसा एक्सपेंस है जो हमने अगर नहीं कराया तो प्रोडक्ट हमारा मार्केट में सेल हो ही नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको डालने से आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ ही हम फर्दर एक एग्जांपल ले सकते हैं। पेन है, पेन पे प्रॉपर ग्रिप करने के लिए हम पेन पे ग्रिप अप्लाई करते हैं, ग्रिप लगाते हैं। आपने देखा होगा पेन्स पर ग्रिप लगी होती है। अगर मैंने एक ग्रिप लगाई तो एक पेन, तब भी उसकी आइडेंटिटी एक ही पेन की है। मैंने 2 ग्रिप लगाई तब भी उसकी आइडेंटिटी एक ही पेन की है। मैंने पूरे पेन को 5 ग्रिप से कवर कर दिया तब भी उसकी आइडेंटिटी क्या है, एक ही पेन की है, सिंगल पेन ही रहेगा वो। तो कहने का मतलब क्या है, इनपुट डाल रहे हैं लेकिन आउटपुट में नंबर्स में कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा। इसलिए बेटर एग्जांपल कह सकते हैं हम, जिसको हम ये कह सकते हैं, ये क्या है बेसिकली इनडायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि जो फिनिशिंग है उसको हम एज एन एक्सपेंस भी ट्रीट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो पहली जो टर्म थी वो थी डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के साथ हमने सीखा इनडायरेक्ट मटेरियल। दूसरा है बेसिकली डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या होती है, जो भी पर्सन या वर्कर वर्किंग ऑन द आउटपुट, जो भी बंदा प्रोडक्ट पर काम कर रहा है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट पर काम कर रहा है, उसको जो भी अमाउंट दिया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर बेसिकली मींस स्किल्ड लेबर, इसको हम स्किल्ड लेबर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स जो है वो मशीन को रन कर रहा है, मशीन को चला रहा है, उसको पता है मशीन के बारे में, उसको कंप्लीट नॉलेज है, मशीन के बारे में उसको कंप्लीट नॉलेज है कि कितनी देर में किस समय रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करना है, कितनी देर प्रोसेस करना है और कितनी देर बाद फिनिश गुड्स बन के बाहर निकलेगा। तो मिस्टर एक्स को प्रोडक्ट के बारे में, मशीन के बारे में कंप्लीट नॉलेज है। मिस्टर एक्स मशीन को चला रहा है, मशीन को रन कर रहा है, तो जो भी मिस्टर एक्स को अमाउंट दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, बेसिकली डायरेक्ट लेबर, जिसको हम स्किल्ड लेबर भी कह सकते हैं। इसी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें साथ में पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है। इनडायरेक्ट लेबर जो भी पर्सन या वर्कर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है, जो भी लेबर डायरेक्ट लेबर की हेल्प कर रहा है, डायरेक्ट लेबर का सपोर्टिंग स्टाफ है, उसको जो भी अमाउंट दिया जाएगा उसको हम इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। इन अदर टर्म्स उसको हम अनस्किल्ड लेबर भी बेसिकली कहते हैं, अनस्किल्ड लेबर भी इसको बेसिकली हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स मशीन चला रहा है, मिस्टर वाई क्या कर रहा है, मिस्टर वाई रॉ मटेरियल एक जगह से उठा के इसको मिस्टर एक्स को क्या कर रहा है, बेसिकली पे कर रहा है। तो मिस्टर वाई जो है वो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है मिस्टर एक्स की। तो इनडायरेक्टली हेल्प एक बंदा भी कर सकता है, पूरी चेन भी हो सकती है, जिसको हम सपोर्टिंग स्टाफ कहते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट पे डायरेक्टली काम कर रहा है उसको जो अमाउंट दिया जाएगा वो डायरेक्ट लेबर है, और उसकी जो भी हेल्प कर रहा है इनडायरेक्टली, उसको जो भी अमाउंट दिया जाएगा वो इनडायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर एक पर्सन भी हो सकता है, पूरा सपोर्टिंग स्टाफ भी हो सकता है। जैसे हम न्यूज देखते हैं, न्यूज एंकर जो होता है, न्यूज को प्रेजेंट कर रहा होता है, उसकी बैक एंड टीम बहुत बड़ी होती है। तो जो न्यूज एंकर है वो बेसिकली डायरेक्ट लेबर है, और उसकी जो बैक एंड टीम है जो बेसिकली डाटा को इन द फॉर्म ऑफ न्यूज ट्रांसमिट करके उसको देती है,
उसको जो कहेंगे हम पूरा सपोर्टिंग स्टाफ जो है वो पूरी इनडायरेक्ट लेबर है। अगर किसी दिन मान लो एंकर नहीं आ पाया या एंकर किसी तरीके से न्यूज को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, तो इनडायरेक्ट जो भी उसका सपोर्टिंग स्टाफ था उसमें से किसी बंदे को अगर हम एंकरिंग करने के लिए बिठा दें तो वो नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी पर्सन प्रोडक्ट पर डायरेक्टली काम कर रहा है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसको जो भी अमाउंट दिया जाएगा वो डायरेक्ट लेबर है। और उसकी जो भी हेल्प कर रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल एक पर्सन भी हो सकता है, पूरी चेन भी हो सकती है, उसको जो भी अमाउंट दिया जाएगा वो बेसिकली इनडायरेक्ट लेबर है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेसिकली थर्ड पॉइंट था हमारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, उसके बाद है डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस। डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस, इसको हम चार्जेबल एक्सपेंसेस इसलिए कहते हैं कि जो भी एक्सपेंसेस पर यूनिट के अकॉर्डिंगली अप्लाई होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हम चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। जैसे अभी पीछे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, फिनिशिंग हम पेन की कराते हैं, फिनिशिंग कराने के लिए ₹1 पर पेन चार्ज करता है वो। तो फिनिशिंग एक ऐसा एक्सपेंस है जो हमने प्रोडक्ट पे नहीं कराया तो प्रोडक्ट मार्केट में सेल ही नहीं हो पाएगा, और अगर सेल हो भी जाता है तो इतना अमाउंट फेच नहीं कर पाएगा जितना अमाउंट वो कर सकता था अगर हमने उस पर फिनिशिंग कराई होती। तो फिनिशिंग जो है वो बेसिकली क्या है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। जो भी एक्सपेंसेस इन लमसम मीन्स इन टोटलिटी अप्लाई होते हैं, विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो भी एक्सपेंसेस इन लमसम इन टोटलिटी अप्लाई होते हैं विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल मशीन है, मशीन में हम एक मंथ के अंदर 1 मंथ 100 रुपीज का ऑयल डालते हैं, 150 रुपीज हम उसकी मेंटेनेंस पे देते हैं, 250 रुपीज की हम ग्रीस डालते हैं इसमें। तो अब ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि ऑयल के किस पर्टिकुलर कंपोनेंट ने जाके किस पर्टिकुलर यूनिट को प्रोड्यूस किया, पॉसिबल ही नहीं है। 250 रुपीज जो हमने ग्रीस पे खर्च किए, मशीन की ग्रीसिंग पे खर्च किए, मशीन में ग्रीस डलवाई, अब ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि ग्रीस के किस पर्टिकुलर कंपोनेंट ने जाके किस पर्टिकुलर यूनिट को प्रोड्यूस किया। तो जो भी एक्सपेंसेस इन लमसम अप्लाई होते हैं, इन टोटलिटी अप्लाई होते हैं, विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमने 3 कंपोनेंट जो कॉस्ट शीट में फर्स्ट 3 कंपोनेंट से, डायरेक्ट मटेरियल के साथ हमने सीखा इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के साथ हमने सीखा इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ हमने सीखा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों डायरेक्ट कंपोनेंट को हम ऐड करते हैं तो आती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम मींस बेसिक कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में तीनों इनडायरेक्ट कंपोनेंट आते हैं, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों को हम ऐड करेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आ जाएगी हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब तीनों इनडायरेक्ट कंपोनेंट को मिला के फैक्ट्री ओवरहेड बनते हैं, प्लस फैक्ट्री में और भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, आएगी ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, ग्रॉस मतलब टोटल, वर्क्स मतलब फैक्ट्री, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टॉक है वो 3 टाइप का हो सकता है। स्टॉक हो सकता है रॉ मटेरियल का,
स्टॉक हो सकता है वर्क इन प्रोग्रेस का, जिसको हम WIP कहते हैं, और स्टॉक हो सकता है किस चीज का, फिनिश गुड्स का। स्टॉक हो सकता है रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का एंड फिनिश गुड्स का। रॉ मटेरियल दो टाइप की बेसिकली यूनिट होती है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दूसरी होती है ट्रेडिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड ट्रेडिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या करती है, प्रोडक्ट को बनाती है और अल्टीमेटली सेल करती है। ट्रेडिंग यूनिट क्या होती है, जो रेडी टू सेल बने बनाए गुड्स परचेज करती है, उसको मार्केट में सेल करती है। तो हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपने पास रॉ मटेरियल का एक लेवल मेंटेन करके रखना पड़ता है कि इन केस मार्केट में रॉ मटेरियल की सप्लाई ना मिल पाए तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्मूथली चलती रहे, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस अगर बंद हो गई तो बिजनेस को काफी हैवी लॉसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा रॉ मटेरियल मुंबई से आता था, 15 दिन आने में लगते थे, किसी वजह से ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक हो गई, रॉ मटेरियल नहीं आ पाया। तो रॉ मटेरियल नहीं आने से हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस रुक गई, हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं था हमारे पास रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से हमें लॉसेस हो जाएंगे। कैसे लॉसेस, 15 दिन प्रोडक्शन प्रोसेस बंद रही, फैक्ट्री हमारी किराए पे थी, 15 दिन का फैक्ट्री का रेंट हमें अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, वर्कर्स की सैलरी हमें पॉकेट से देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस 15 दिन की हमें खुद देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन प्रोसेस रेगुलर चलती रहनी चाहिए, स्मूथली चलती रहनी चाहिए। तो हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने पास रॉ मटेरियल का एक लेवल मेंटेन करके रखती है, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चलती रहे। तो दूसरी चीज है फिनिश गुड्स। जो गुड्स रेडी टू सेल हैं, बन के तैयार है, उसको हम फिनिश गुड्स कहते हैं। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या ट्रेडिंग यूनिट हो, वो अपने पास फिनिश गुड्स का एक लेवल मेंटेन करके रखती है, फिनिश गुड्स का एक लेवल मेंटेन करके रखती है कि इन केस मार्केट में गुड्स की डिमांड अगर इंक्रीज होती है तो एक्स्ट्रा यूनिट्स को सेल करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। तो अगर एक्स्ट्रा यूनिट्स ही नहीं होंगी तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम अर्न कर ही नहीं पाएंगे। तो हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या ट्रेडिंग यूनिट हो, वो अपने पास फिनिश गुड्स का एक लेवल मेंटेन करके रखती है, जिससे अल्टीमेटली मार्केट में अगर गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है तो एक्स्ट्रा यूनिट्स को बेच के एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। इनकेस हमारे पास स्टॉक में फिनिश गुड्स की यूनिट ही नहीं होंगी तो हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा, जो हम पैसे कमा सकते थे वो अर्न कर ही नहीं पाएंगे। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस बेसिकली मीन्स हम मशीन के अंदर 1 जनवरी को रॉ मटेरियल डालते हैं, 15 दिन का प्रोडक्शन प्रोसेस है, 16 जनवरी को फिनिश गुड्स बन के वो बाहर निकलता है। इन बिटवीन जो उसका स्टेटस होता है, उस स्टेटस को हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि उस पर सम पार्ट ऑफ वर्क, कुछ वर्क तो अभी कंप्लीट हो चुका है, प्लस सम पार्ट ऑफ वर्क अभी भी क्या है, उस पे इनकम्प्लीट है, अभी भी होना बाकी है। तो वर्क इन प्रोग्रेस बेसिकली, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक मेंटेन होता नहीं है, मेंटेन हो जाता है बाय डिफॉल्ट। किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। ऑब्वियसली लाइक मैंने जो 20 दिसंबर को, मान लो कैलेंडर ईयर अकाउंटिंग ईयर है, 20 दिसंबर को जो मैंने रॉ मटेरियल डाला होगा, वो 15 दिन बाद मतलब 5 जनवरी को फिनिश गुड्स बन के बाहर निकलेगा। तो 31 दिसंबर को जो उसका स्टेटस होगा, उस स्टेटस को हम क्या कहेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। मीन्स उस पर कुछ पार्ट ऑफ वर्क तो कंप्लीट हो चुका है, प्लस कुछ पार्ट ऑफ वर्क अभी भी कंप्लीट होना बाकी है। तो इसमें हम ऐड करते हैं ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग का मतलब है जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, हम पीरियड की बात कर रहे हैं जुलाई की, 1 जुलाई को जो स्टॉक है वो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, 31 जुलाई को जो स्टॉक है वर्क इन प्रोग्रेस का, वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लिस्ट करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो बचेगा उसको हम कहेंगे नेट वर्क्स कॉस्ट। नेट मीन्स बैलेंस, वर्क्स मीन्स फैक्ट्री, बैलेंस फैक्ट्री कॉस्ट।
इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है, इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, मींस ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस। ऑफिस वो प्लेस है जहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर क्या होती है, बेसिकली अकाउंटिंग होती है। तो इसमें क्या आता है, सैलरीज, इंश्योरेंस, रेंट हो गया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट्स पे डेप्रिसिएशन हो गया, एंड अदर ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस इसमें आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नेटवर्क्स कॉस्ट में, जो आएगा उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, लाइक जुलाई की बात कर रहे हैं, तो 1 जुलाई को जो फिनिश गुड्स का स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है। 31 जुलाई का जो फिनिश गुड्स का स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जो बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स हमने बनाए हैं उसकी कॉस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे लास्ट कंपोनेंट, जो है बेसिकली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब है सेल रिलेटेड एक्सपेंसेस। इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बेसिकली मींस जो भी सेल रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, जिसका पर्पस क्या होता है, सेल्स को प्रमोट करना, लाइक एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग का पर्पस क्या होता है, सेल्स को प्रमोट करना। वेयर हाउस चार्जेस, वेयर हाउस वो प्लेस है, वेयर हाउस वो प्लेस है जहां पर हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी गुड्स होते हैं, फिनिश गुड्स होते हैं, उसको हम रिटेन करके रखते हैं। तो वेयर हाउस चार्जेस भी इसमें आता है। डिलीवरी वैन चार्जेस, डिलीवरी वैन के चार्जेस भी इसमें आते हैं, क्योंकि डिलीवरी बेसिकली सेल्स का पर्पस क्या है, डिलीवरी का सेल को कंप्लीट करना। नेक्स्ट बैड डेट्स, गुड्स की वजह से गुड्स बेचे उसके बाद रिकवरी नहीं हो पाई, तो गुड्स बेचना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो बैड डेट्स, पैसा जो रिकवर नहीं हो पा रहा वो हमारा लॉस है। एंड शॉर्टेज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स के स्टॉक में जो भी शॉर्टेज आ रही है वो भी किस रिलेटेड एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंस है, सेल रिलेटेड एक्सपेंस है, लॉस है। एंड इसमें फर्दर अदर सेल रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं, जिसका पर्पस क्या होता है, सेल्स को क्या करना, बेसिकली प्रमोट करना, सेल्स को बढ़ाना, जिसको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहते हैं। तो क्योंकि डिपेंड करता है किस टाइप का बिजनेस है, क्या क्या उसमें चीजें यूज हो रही हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के बिजनेस का जो एडवर्टीजमेंट चैनल है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। लाइक इसमें सैलरी हो गई सेल्स मैनेजर की, सैलरी हो गई मार्केटिंग मैनेजर की, सेल्स मैनेजर, सेल्स रिलेटेड, ये सारे खर्चे इसमें आते हैं। तो इसको अब हम वाइंड अप करते हैं। कॉस्ट शीट जो है, सबसे पहले हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस तीनों को ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट आएगी। डायरेक्ट मटेरियल हमने समझा, डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको डालने से आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यूनिट बढ़ जाती है। डायरेक्ट लेबर, जो भी बंदा प्रोडक्ट पे बनाने के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, उसको जो भी हम अमाउंट देते हैं वो डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस इन लम्प सम, जो भी एक्सपेंसेस पर यूनिट के हिसाब से होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तीनों को ऐड करेंगे, आएगी प्राइम कॉस्ट।
ऐड करेंगे इसमें फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में हमने देखा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। फाइनली टोटल करेंगे ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, ऐड करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। हमने देखा कि वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करेंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस करेंगे, जो बचेगा उसको हम कहेंगे नेट वर्क्स कॉस्ट, मींस बैलेंस वर्क्स कॉस्ट, बैलेंस फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मतलब ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो आएगा उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो गुड्स रेडी टू सेल हैं, बन के तैयार हैं, उसमें ऐड करेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फाइनली जो आएगा उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो हमने देखा इसका पर्पस क्या होता है, सेल्स को प्रमोट करना, सेल को बढ़ाना। फाइनली जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इस तरीके से इसको हम वाइंड अप कर सकते हैं कॉस्ट शीट के बेसिक कंसेप्ट से। आप इन कंसेप्ट को रिव्यू करिए। नेक्स्ट क्लास में कॉस्ट शीट पर बेस्ड जो एग्जामिनेशन टाइप के क्वेश्चन है, स्कैनर इसको इन्वॉल्व करेंगे, स्कैनर को भी, स्टडी मटेरियल को भी, वो हम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सो गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।